हेलो जी। गुड मॉर्निंग सभी को। मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर है? एक बार कंफर्म कर दें। आवाज आ रही है, दिखाई सुनाई दे रही हो? नमस्ते। ऑडियो वीडियो क्लियर है? एक बार कंफर्म कर दें। ओके। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी? कैसे चल रही है एग्जाम की तैयारी? किसी का कोई सवाल? किसी ने कुछ पूछना है तो बता सकते हैं। गुड मॉर्निंग प्रीति। आप न्यू स्टूडेंट है ना? किसी ने कुछ पूछना है तो जल्दी पूछ सकते हैं जब तक बच्चे आ रहे हैं बाकी क्लास में। तो आप अपना कोई भी सवाल जिसका है कर सकता है। नमस्ते। गुड मॉर्निंग। किसी का कोई सवाल नहीं है? चले फिर हम चलते हैं आगे। कौन कौन आ गए क्लास में एक बार देख लेते हैं। ममता, एसएस, प्रीति, अंकिता, सुशीला, अंकिता, अंजलि। अभी तक कितने ही बच्चे आए हैं। चलो आ जाएंगे। गुड मॉर्निंग। टेलीग्राम में कैसे ज्वाइन करूं? सुशीला आप ज्वाइन नहीं हो क्या? मैंने आपको शाम को कल देखा था शायद। ओके, आपको सर्च बार में सर्च कर लेना, हिंदी फिलर फॉर्म। ठीक है। नो क्वेश्चन। ओके, वेरी गुड। हिंदी फिलर फॉर्म सर्च कर लेना और ग्रुप आ जाएगा उसमें। ठीक है, फिलर फॉर्म का ही फोटो लगी है उसमें। नमस्ते। हिंदी फिलर फॉर्म करके आपको सर्च करना है, सर्च बार में ऊपर फिलर फॉर्म की फोटो लगी है। ठीक है, तो उसको अपने ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन का ऑप्शन आएगा आपके पास ग्रुप ओपन करके। गुड मॉर्निंग मेघा। तो ज्वाइन का ऑप्शन आएगा। ठीक है, ज्वाइन वहां से कर लेना। ओके। मार्क्सवाद हम कल पढ़ रहे थे। और किसी को कुछ पूछना है तो जल्दी से पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम आगे चलेंगे। अच्छा, मैंने कल पूछा था कुछ आपको, है ना? छायावाद का घोषणा पत्र। मैम मंजू मैम गई फिलहाल फॉर्म छोड़कर। किसने कहा? किसने कहा आपसे? मार्क्सवाद हमने कहाँ तक पढ़ा था? ऐतिहासिक भौतिकवाद।
मैम ने खुद कहा। छोड़ो, आप इन बातों को छोड़ो, पढ़ाई करो, ठीक है, ये उनका ये चलता रहता है। आपको ध्यान दो, आप ध्यान दो पढ़ने में, ठीक है। क्लास नहीं हो रही? कितने दिन से नहीं हो रही? कल ही नहीं हुई होगी, शाम को नहीं हुई होगी ना? कोई बात नहीं, आप लोग पढ़ने में ध्यान दो, ओके। और कोई, किसी ने और किसी ने सर्च किया? अंजलि ने कल ढूंढा था, मुझे कुछ भेजा था, क्या भेजा था अंजलि? अंजलि है क्लास में? अंजलि कह रही थी मुझे कि मैं ढूंढ लूंगी। अभी तक आया नहीं बेटा आपका जवाब। ढूंढ लिया? सभी गलत है, अभी तक सही जवाब नहीं आया मेरे पास। चलो, मार्क्सवाद के दो रूप पढ़ने थे हमने, चिरसम्मत मार्क्सवाद और समकालीन मार्क्सवाद, है ना? यही पहुंचे थे ना हम? पंत को मिला नहीं। क्यों, पांडे में नहीं ढूंढा? आपको तो मैंने एड्रेस सारा बता दिया था कहाँ मिलेगा। पंत को क्या? विनोद? विनोद ने कहाँ से देखा? मैंने भी ढूंढी, पल्लव। पल्लव है पांडे में, अच्छा। क्विज में? अच्छा, ओके। क्विज में तो पंथ हो सकता है, अच्छा, पल्लव तो पंथ की रचना है ना? क्विज में कई बार रिपीट हो गया, ओके। पल्लव, पल्लव पंथ की रचना है। और पल्लव की भूमिका को कहा जाता है छायावाद का घोषणा पत्र, ठीक है। नॉट पल्लव, पल्लव की भूमिका। सिर्फ जयशंकर प्रसाद पढ़ा, पूरा पढ़ना था ना उसको। अंजलि ने कल कुछ भेजा था मुझे। ओके चलो, ठीक है, अभी क्लियर हो गया, अब चलते हैं आगे। अभी यहाँ पे फोकस करेंगे, फिर फालतू बात कोई नहीं करेगा क्लास में, ठीक है। और सभी पढ़ाई पे ध्यान दो अपने, इधर उधर की बातों में मतलब अपना टाइम वेस्ट मत करो, ठीक है। अब देखते हैं चिर सम्मत मार्क्सवाद। परिभाषा: कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स द्वारा प्रतिपादित विचार जिसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, अर्थात उसे ज्यों का त्यों ग्रहण कर लिया गया, उन्हें चिर सम्मत मार्क्सवाद के नाम से जाना जाता है। चिर सम्मत मार्क्सवाद में निम्नलिखित सिद्धांत शामिल हैं: द्वंदात्मक भौतिकवाद। ओके, तो आपने सिर्फ जयशंकर प्रसाद ही पढ़ा ना, पूरा छायावाद पढ़ना था आपको। हाँ सॉरी, जयशंकर प्रसाद मैंने कह दिया, ये पंत में आना था, है ना? सॉरी सॉरी, मेरी गलती है यहाँ पर। बट आपको पूरा छायावाद पढ़ना चाहिए था। पूरा छायावाद आप पढ़ेंगे तो वहाँ बहुत सारी चीजें आपको क्लियर होंगी, ओके। तो सबने यही किया है ना, किसी ने अपना दिमाग नहीं लगाया। अच्छा, ओके। चैलेंज तो किया था मुझे कल अंजलि ने, है ना? द्वंदात्मक भौतिकवाद, यह विचारधारा मार्क्स ने हीगल से उधार ली थी। मार्क्स ने द्वंदात्मक भौतिकवाद को सर्वांगीण जीवन दर्शन कहा है। इस सिद्धांत के अनुसार भौतिक जगत की सभी वस्तुएं और घटनाएं अपने आंतरिक विरोध और संघर्ष के कारण द्वंद्ववादी प्रतिक्रियाओं के आधार पर विकास की ओर अग्रसर होती है। यह विकास गुणात्मक होता है। ओके, इसमें निषेधात्मक कार्य का निषेध होता है।
अब देखते हैं ऐतिहासिक भौतिकवाद। ऐतिहासिक भौतिकवाद से तात्पर्य, ध्यान देंगे यहाँ पर ये पूछा जाता है, ठीक है, द्वंदात्मक भौतिकवाद, ऐतिहासिक भौतिकवाद क्या है। तो अगर आपका ध्यान पढ़ाई में होगा तभी आप इसको क्लियर कर पाएंगे, मतलब समझ पाएंगे। ऐतिहासिक भौतिकवाद से तात्पर्य इतिहास के किसी भी युग में समाज के आर्थिक संबंध, समाज की प्रगति अ, का रास्ता तैयार करने तथा राजनीतिक, कानूनी, बौद्धिक, नैतिक मूल्यों को निर्धारित करने से है। मार्क्स ने इस सिद्धांत के अंतर्गत यह बताया है कि आर्थिक संबंधों में बदलाव करने से है, समाज के स्वरूप में बदलाव हो जाता है। यह बदलाव ही विकास का मुख्य आधार है। इस विकास की तीन अवस्थाएं हैं: वाद यानी कि प्रस्तुत, प्रतिवाद यानी कि विरोध, संवाद यानी कि परम सत्य का अर्थ होता है बीच का रास्ता निकालना। अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, मार्क्स के अनुसार अतिरिक्त मूल्य से तात्पर्य काम के उचित मूल्य से है। किसी भी वस्तु का मूल्य श्रमिक वर्ग के परिश्रम का परिणाम है। मालिक या पूंजीपति वर्ग वस्तु के विक्रय से हुए लाभ में श्रमिक वर्ग को शामिल नहीं करता। मतलब इनका जो सिद्धांत का जो यहाँ पे लिखा है ना, अतिरिक्त मूल्य सिद्धांत, तो ये इनका कहना था कि कोई भी मजदूर है, अगर मान लो कोई कंपनी को कोई फायदा हो जाता है, एक्स्ट्रा बेनिफिट होता है, तो वो श्रमिकों को उसका बेनिफिट नहीं देते हैं, उनको एक्स्ट्रा इनकम नहीं देते हैं, एक्स्ट्रा पैसे नहीं देते हैं, है ना। तो वो क्या करते हैं, उसका जो लाभ होता है, क्योंकि श्रमिक जो मजदूर वर्ग है वही तो काम करता है उस कंपनी में, तो अगर वो कंपनी, मतलब पूरा जो उनको लाभ होता है, कई बार प्रॉफिट हो जाता है बिजनेस में कंपनी को, तो वो अपने आप ही अकेले ही उसका लाभ लेते हैं, वो दूसरों को, मतलब श्रमिकों को नहीं देते हैं, कर्मचारियों को नहीं देते हैं। तो ये गलत है और मार्क्स ने इसको क्या कहा है, चोरी कहा है ना। तो मतलब उनके कहने का मीनिंग ये है कि अगर कंपनी को कोई बेनिफिट होता है तो उसके मजदूर वर्ग को, उसके श्रमिक वर्ग को, उसमें काम करने वाले वर्ग को भी वो बेनिफिट मिलना चाहिए। उनको भी मजदूरी के तौर पर कुछ ना कुछ दिया जाना चाहिए, बोनस दिया जाना चाहिए, है ना, एक्स्ट्रा इनकम दी जानी चाहिए। ओके जी, आवाज आ रही है मेरी? फोन से अभी कनेक्ट किया है, वैसे लाइट भी आ गई। मैंने एसएमएस किया तो था, नहीं गया क्या? मैंने कमेंट कर दिया था। अच्छा, पहुंचा नहीं है मेरा कमेंट, ओके। अभी ठीक है, आवाज आ रही है मेरी? अभी मैंने कैमरा ऑफ किया है क्योंकि लाइट चली गई थी, इस वजह से।
लाइट आ गई है लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा वाईफाई कनेक्ट होने में, तब तक फोन से मैंने कनेक्ट किया है तो एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है। पहुंच गया था कमेंट। ओके। नहीं, एसएस ने कहा ना मैम एसएमएस नहीं कर पा रही है, इसलिए मैं पूछ रही हूँ। ओके जी, चलते हैं। ओके ओके ओके, चलो यहाँ थे हम। हाँ, तो मैं बता रही थी कि अगर मतलब इनका जो सिद्धांत था, अतिरिक्त मूल्य सिद्धांत, ठीक है। एक तो था द्वंदात्मक भौतिकवाद। किस पर किया? यही किया, पर जहां पर आप कर रहे हो यहीं पर किया, कमेंट किया है, ऊपर देखो। तो यहां पर है जो अतिरिक्त इनका मूल्य सिद्धांत था, वो यही था कि जो पूंजीपति वर्ग है, अगर उनको कुछ लाभ होता है, जो मालिक है उनको कुछ लाभ होता है, तो श्रमिक वर्ग को भी उसमें शामिल किया जाना चाहिए, अदरवाइज ये चोरी है। इन्होंने इसे चोरी का नाम दिया है, ठीक है। वस्तु का मूल्य श्रमिक वर्ग की कार्य कुशलता से निर्धारित होता है, क्योंकि अगर बेनिफिट हो रहा है कंपनी को, तो वर्कर्स जो है उस कंपनी में काम करने वाले, तो वो भी तो कुशलता से कार्य कर रहे हैं, तभी उनको वो बेनिफिट मिल रहा है। तो उनका भी अधिकार, उनका भी हक, श्रमिक वर्ग का भी हक उसमें है, ठीक है। आगे चलते हैं, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। तो वर्ग संघर्ष की बात यहां पे कर रहे हैं कि कार्ल मार्क्स के अनुसार समाज में केवल दो ही वर्ग होते हैं, शोषक वर्ग यानी कि पूंजीपति वर्ग, और शोषित वर्ग, सर्वहारा वर्ग, ठीक है। तो शोषक जो है वो पूंजीपति वर्ग है जो शोषण करता है, शोषित वर्ग सर्वहारा वर्ग है। इनके बीच हमेशा संघर्ष चलता रहता है, दोनों के बीच। दोनों वर्ग एक दूसरे पर हावी होते रहते हैं, यह प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। अब चिर सम्मत मार्क्सवाद की विशेषताएं। हिंसक क्रांति का समर्थक, शोषण विहीन समाज की स्थापना पर बल दिया गया है, वर्ग विहीन समाज की स्थापना पर बल दिया गया है, यथार्थवाद पर बल दिया गया है, और कला के प्रति उपयोगितावादी दृष्टिकोण को अपनाया गया है। कल पढ़ लिया था क्या? तो मैंने पूछ तो रही थी मैं। राम मनोहर लोहिया। अच्छा चलो कोई बात नहीं, एक स्लाइड रह गई, इसको कर लेते हैं। अच्छा, लोहिया पढ़ना था हमने आज। चलो इसको जल्दी से मैं पढ़ देती हूँ, फटाफट आपका रिवीजन हो जाएगा ना। मार्क्स के विचारों को वर्तमान परिवेश में आवश्यकता अनुसार कुछ परिवर्तन के साथ अपनाना समकालीन मार्क्सवाद है। समकालीन मार्क्सवाद की विशेषताएं देखते हैं। अहिंसक क्रांति पर बल, मानवीय पक्ष पर बल, और धर्म का विरोध नहीं करते हैं। निष्कर्ष, वैज्ञानिक समाजवाद के जन्मदाता, संस्थापक, मजदूरों, किसानों एवं पीड़ितों के मसीहा कहे जाने वाले मार्क्स को दुनिया हमेशा याद रखेगी। मार्क्स वर्ग संघर्ष, पूंजीवाद, ऐतिहासिक भौतिकवाद, सामाजिक परिवर्तन आदि पर जो अपने महत्वपूर्ण सिद्धांत दिए, वह वर्तमान समय में भी प्रासंगिक हैं, ठीक है। ओके, 1 मिनट देना मुझे, मैं नेट कनेक्ट कर लेती हूँ यहाँ वाईफाई से, अदरवाइज फोन से प्रॉब्लम हो सकती है बीच में। ओके तो अभी कनेक्ट हो गया है, अब मुझे बताना, ठीक है ना। चलो, राम मनोहर लोहिया, लोहिया दर्शन, जो कि आपके सिलेबस में आपको पढ़ना होता है, ठीक है। अभी ऑडियो वीडियो। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विश्व की उन अनुभूतियों में से थे जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन मानव सेवा में लगा दिया। वे महान राजनीतिक योद्धा, देशभक्त, स्वतंत्र चिंतक तथा निडर नेता थे।
उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता के साथ साथ नेपाल और गोवा के स्वतंत्रता संग्राम में भी रुचि दिखाई। जीवन देखते हैं, जीवन परिचय। इनका जन्म हुआ था 23 मार्च 1910 को उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जिले के अकबरपुर गांव में इनका जन्म हुआ था, और निधन इनका 12 अक्टूबर 1967 को दिल्ली में। माता का नाम, इनकी माता का नाम चंद्री देवी, पिता का नाम हीरालाल, गांधीवादी। दिल्ली में हॉस्पिटल है इनके नाम से। ओके जी। प्राथमिक शिक्षा इन्होंने अकबरपुर में टंडन पाठशाला में 1 से 4 तक की शिक्षा प्राप्त की। अकबरपुर के विश्वनाथ पाठशाला में 5वीं कक्षा में लिया। अपनी कक्षा में वे हमेशा प्रथम आते रहे, जिससे वे अपने शिक्षकों के प्रिय छात्र थे। पिता के अकबरपुर से बंबई चले जाने पर इनकी शिक्षा बंबई में के मारवाड़ी स्कूल में जारी रही। 1925 में मैट्रिक की परीक्षा प्रथम श्रेणी में पास की, और इनकी इंटरमीडिएट की शिक्षा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में हुई। 1926 ईस्वी में केवल 16 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गुवाहाटी में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिया। 1927 में वे इंटर की परीक्षा पास करके कलकत्ता चले गए। 1927 में कोलकाता के विद्यासागर महाविद्यालय में प्रवेश लिया। 2829 ईस्वी में इन्होंने साइमन कमीशन बहिष्कार आंदोलन में एक जुलूस का नेतृत्व किया। 1929 में वे बीए ऑनर्स मतलब इन्होंने 1929 में बीए ऑनर्स उत्तीर्ण किया। 1929 में ही वे चैरिटेबल संस्थाओं के आर्थिक सहयोग से अध्ययन के लिए इंग्लैंड प्रस्थान कर गए। 1930 ईस्वी में जर्मनी प्रस्थान किया। जर्मनी के हुम्बर्ट विश्वविद्यालय से सॉल्ट एंड सत्याग्रह विषय पर रिसर्च एवं पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। बर्लिन में उन्होंने मार्क्स तथा हेगेल की कृतियों का अध्ययन किया, और 1933 ईस्वी में जर्मनी से भारत वापस आए। भारत आकर वे हिंदू अखबार के दफ्तर में पहुंचकर 2 लेख इन्होंने लिखे। इन लेखों से उन्हें 25 रुपए मिले। इन रुपयों से वे कलकत्ता के लिए प्रस्थान कर गए। 1934 ईस्वी में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की। 17 मई 1934 को इन्होंने कांग्रेस सम्मेलन में भाग लिया। लोहिया ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव किया। इसका कांग्रेस में विरोध हुआ। मई 1940 में कलकत्ता द्वारा आयोजित एक अधिवेशन में युद्ध विरोधी भाषण दिया, और वे पहली बार गिरफ्तार कर लिए गए। 4 दिसंबर 1941 को वे रिहा हो गए। 1946 में वे पुनः गिरफ्तार कर लिए गए और 1946 में ही रिहा हो गए। जून 1946 ईस्वी में वे गोवा सरकार की हैवानियत के विरुद्ध जन चेतन विकसित किया। यहाँ यानी कि गोवा की स्त्रियों ने अपने लोकगीतों में लोहिया को स्थान दिया है। ध्यान देंगे। मार्च 1949 में सोशलिस्ट पार्टी का अधिवेशन पटना में आयोजित किया गया। 56 में उन्होंने पुनः सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया। यहीं से लोहिया में वैचारिक परिवर्तन देखा जाने लगा। 1956 में उन्होंने बिहार में सिविल नाफरमानी आंदोलन चलाया। 1962 में चीन आक्रमण के बाद कांग्रेस की विचारधारा में मतभेद हुआ। उन्होंने नेहरू की नीतियों का भारत की जनता के सामने पर्दाफाश किया। 1964 में उन्होंने संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया, और 65-66 में मूल्य वृद्धि एवं खाद्यान्न संकट के समय कांग्रेस हटाओ देश बचाओ का नारा दिया। 1967 में उन्होंने जयप्रकाश नारायण से राजनीति में पुनः कदम रखने की प्रार्थना की। अब इनके विचारों को देखते हैं, इनके चिंतन और दर्शन को देखते हैं। राम मनोहर लोहिया के राजनीतिक विचार या फिर चिंतन। लोहिया लोकतांत्रिक व्यवस्था के हिमायती थे। उनके अनुसार यदि कोई राष्ट्र यह दावा करे कि हमेशा उसकी शक्तियां समान रहेंगी, तो यह उसकी बहुत बड़ी भूल है। डॉक्टर लोहिया ने राजनीतिक विकेंद्रीकरण के लिए चौखंबा योजना को विशेष महत्व दिया है। ये चौखंबा योजना का ध्यान रखना है आपको कि किसने इसको लागू किया है, मतलब किसने इसको महत्व दिया है। डॉक्टर लोहिया का नाम इसके लिए आपको याद रखना है। इस योजना को 4 स्तरीय सूत्र के नाम से भी जाना जाता है। वे इस योजना के माध्यम से सत्ता के ढांचे का विकेंद्रीकरण करना चाहते थे। चौखंबा योजना के 4 स्तंभ इस प्रकार हैं: सत्ता का विकेंद्रीकरण, ग्राम, जिला, प्रदेश एवं केंद्र के मध्य। ठीक है, तो ये 4 खंबे चौखंबा योजना जो है, इसके 4 स्तंभ, 4 खंबे जो हैं वो आपको ध्यान रखने हैं: सत्ता का विकेंद्रीकरण, ग्राम, जिला,
प्रदेश एवं केंद्र, ठीक है। जिन्होंने जनशक्ति का महत्व स्वीकार किया और लोगों की शिकायतें सुनने का श्री गणेश किया। जिस दिन लोगों की शिकायतें सुनी जाती थी उस दिन को जनवाणी दिवस कहा गया। उन्होंने अन्यायी शासन का विरोध करने के लिए सिविल नाफरमानी सिद्धांत का प्रतिपादन किया। सिविल नाफरमानी सिद्धांत गांधी जी के सविनय अवज्ञा सिद्धांत से प्रेरित था। सिविल नाफरमानी सिद्धांत, ठीक है। मृत्युदंड का विरोध और आत्महत्या को व्यक्ति का निजी मामला बताया। अब देखते हैं, लोहिया व्यक्ति की 3 तरह की स्वतंत्रता के पक्षधर थे। विश्व भ्रमण की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सरकारी कर्मचारियों का नागरिक अधिकारियों की प्राप्ति की स्वतंत्रता। तो मतलब ये चाहते थे कि एक व्यक्ति इन स्वतंत्रताओं में अपना जीवन बिताए, ठीक है। पंचायती राज व्यवस्था, ओके। चलो अभी आपका और ज्यादा वो हो गया है, क्लियर हो गया, रिवीजन हो गया ना। राम मनोहर लोहिया का सामाजिक विचार चिंतन। लोहिया ने जाति प्रथा को देश के लिए अभिशाप माना। हम देख रहे हैं ना जाति प्रथा का विरोध कब से होता चला आ रहा है ना। तो यहाँ पर भी बता रहे हैं कि लोहिया ने जाति प्रथा को देश के लिए अभिशाप माना तथा इसे दासता का मुख्य कारण माना। रंग भेद, अस्पृश्यता, वर्ण व्यवस्था आदि का उन्होंने विरोध किया। उन्होंने स्त्री पुरुष समानता पर बल दिया। समाजवादी आंदोलन में स्त्री की भूमिका पर बल दिया। स्त्री को महत्व दिए बिना उन्होंने समाजवाद को एक वधु विहीन विवाह कहा है। उन्होंने बहुपत्नीवाद का विरोध किया। राष्ट्रभाषा के रूप में उन्होंने हिंदी का समर्थन किया। इसके अलावा उन्होंने शोषण रहित समाज की कल्पना की। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। स्त्री पुरुष की समानता पर इन्होंने बल दिया। रंग भेद, अस्पृश्यता, वर्ण व्यवस्था आदि को इन्होंने इन चीजों का विरोध किया। जितनी भी जो कुप्रथाएं थी समाज में, है ना, जाति प्रथा को अभिशाप माना। और वही जो सबके मतलब ये सारा मिलता जुलता ही है सबका, है ना। तो इसको ध्यान रखना है आपको। स्त्री मतलब समाजवादी आंदोलन में स्त्री की भूमिका होनी चाहिए, ऐसा इन्होंने कहा। स्त्री को महत्व अगर नहीं दिया गया तो ये समाज जो है वो वधु विहीन विवाह मतलब इसको कहा जा सकता है समाजवाद को। फिर इन्होंने बहुपत्नीवाद का भी विरोध किया। मतलब बहुत सी पत्नियां नहीं होनी चाहिए। और हिंदी का समर्थन किया इन्होंने, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने शोषण रहित समाज की कल्पना की। मतलब लगभग सभी के विचारधारा मिलती जुलती हैं। राम मनोहर लोहिया के आर्थिक विचार चिंतनों में फिर से हम आगे देखते हैं जो पॉइंट्स हैं। लोहिया ने इस बात को स्वीकार किया था कि आर्थिक विकास और सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए गांधी दर्शन से बढ़कर अन्य कोई तकनीक नहीं है। तो इन्होंने भी गांधी दर्शन को ही सही कहा, बेस्ट कहा कि इन चीजों को अगर हमने दूर करना है, आर्थिक विकास और सामाजिक बुराइयों को दूर करना, आर्थिक विकास को लाना है, तो गांधीवादी जो दर्शन है वही हमें अपनाना पड़ेगा। धनाढ्य वर्ग के व्यय की सीमा निश्चित होनी चाहिए और गरीबों की समस्याओं का निराकरण पश्चिमी साम्यवाद के द्वारा नहीं हो सकता है। देशी स्वदेशी वस्तुओं के उत्पादन पर उन्होंने बल दिया। मतलब कि अब मतलब विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया। भूमि का समुचित वितरण होने के साथ उन्होंने कृषि सुधार पर भी बल दिया। तो समान रूप से भूमि वितरित होनी चाहिए, ऐसे नहीं किसी के पास ज्यादा किसी के पास कम। अस्पृश्यता मतलब वही छुआछूत, छुआछूत का जो व्यवहार किया जाता है ना। देशी विदेशी वस्तुओं का उत्पादन, भूमि समुचित रूप से समान रूप से वितरित होनी चाहिए और कृषि जो है वो कृषि में जो है वो सुधार होना चाहिए। पंचवर्षीय योजनाओं को लोहिया ने अनावश्यक बताया क्योंकि कुछ लोग राष्ट्रीय संपत्ति का एक भाग डकार जाते हैं। ओके, आगे चलते हैं। लोहिया जाति प्रथा के विरोधी थे। उनके अनुसार जाति प्रथा समाजवाद के मार्ग का मुख्य अवरोधक है। जाति समाज में असमानता को जन्म देती है। उन्हें ईश्वर के प्रति अविश्वास था। वे मूर्ति पूजा को ढकोसला मानते थे। तो ये भी मूर्ति पूजा के विरोध में। जाति प्रथा के कारण निम्न वर्ग के लोग जो है वो शोषण का शिकार बनते हैं। तो मतलब जाति प्रथा के कारण जिनको निम्न वर्ग का माना जाता है उनका शोषण किया जाता है। हरिजनों के मंदिरों में प्रवेश की समस्या के निवारण के लिए उन्होंने हरिजन मंदिर प्रवेश आंदोलन चलाया। अब देखो ये मैं आपको पढ़ाया था कि हरिजन मतलब जो निम्न वर्ग के लोग थे उनको जो मंदिरों में जाने का अधिकार नहीं था,
है ना? और स्त्रियों को भी मंदिरों में जाने का अधिकार नहीं था। तो इन्होंने हरिजनों के लिए क्या किया, हरिजन मंदिर प्रवेश आंदोलन चलाया कि मतलब हरिजनों को भी मंदिर में प्रवेश करने का अधिकार मिलना चाहिए। लोहिया ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा है, जीवन के बड़े बड़े तथ्य जन्म, मृत्यु, भोज, ब्याह और अन्य सभी रस्में जाति की चौखट में होती हैं। इस तरह लोहिया ने अस्पृश्यता का विरोध, हिंदू मुस्लिम एकता और स्त्री पुरुष समानता पर बल दिया। जिंदा कौमें बदलाव के लिए 5 वर्ष का इंतजार करती हैं, 5 वर्ष का इंतजार नहीं करती। जिंदा कौमें बदलाव के लिए 5 वर्ष का इंतजार नहीं करती, वो किसी भी सरकार के गलत कदम का फौरन विरोध करती है ना, मतलब इनका ये कथन है। क्योंकि 5 साल बाद इलेक्शन होते हैं तो लोग सोचते हैं कोई बात नहीं, 5 साल बाद सरकार चेंज कर देंगे, है ना? तो 5 साल सहन कर लेते हैं अत्याचारों को, शोषण को, है ना? तो इनका कहना है कि जो जिंदा कौमें होती हैं वो 5 वर्ष का इंतजार नहीं करती। अगर सरकार जो है वो गलत अगर कदम उठा रही है तो उनको उनके विरोध में वो फौरन एक्शन लेती हैं, कि मतलब फौरन उनको हटा देती हैं। और आपने देखा भी है कि ऐसा हुआ भी है, लेकिन अभी तो लोग इंतजार करते रहते हैं। राष्ट्रपति के बच्चे और चपरासी के बच्चे को एक ही स्कूल में शिक्षा देनी चाहिए, ये इनका कथन है कि मतलब सबको एक ही स्कूल में शिक्षा मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी के बच्चे बहुत महंगे स्कूलों में पढ़ रहे हैं और जो गरीब लोग हैं उनके बच्चे सस्ते स्कूलों में पढ़ रहे हैं, है ना? ऐसे होता तो ऐसे ही है आजकल के दुनिया में। जो बहुत अमीर लोग हैं वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं, अच्छे स्कूल में, और जो गरीब लोग हैं वो सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं। इतना निश्चित है कि मैं प्राध्यापक नहीं बनूंगा, लोहिया ने अपने पीएचडी के अध्यापक से कहा था। अब शोषण और गुलामी की बुनियाद पर खड़ी ब्रिटिश साम्राज्य की इमारत अब लड़खड़ा रही है, ये भी इनका कथन है। यदि समाजवाद को केवल 2 शब्दों में परिभाषित किया जाए तो वे 2 शब्द हैं, समानता एवं समृद्धि। जर्मनी के अतिरिक्त अन्य किसी भी देश में वंश और नस्ल की श्रेष्ठता मानने वाला दर्शन शायद ही स्वीकृत होगा। आदमी गधे की चाल से तथा महंगाई घोड़े की चाल से बढ़ती है तो काम कैसे चले? अगर सड़कें खामोश हो जाए तो संसद आवारा हो जाएगी। आदमी की जान किसी भी भौतिक संपत्ति से बड़ी होती है। तो मतलब इन्होंने मानव को महत्व दिया है। मेरे जीवन का अरमान है कि सारी दुनिया में बिना पार पात्र यानी कि पासपोर्ट के मुसाफिरी कर सकूं। तो मतलब कि ये चाह रहे थे कि पासपोर्ट नहीं चाहिए, मतलब होना चाहिए कहीं जाने के लिए। औरत कोई भी हो, चाहे ऊंची जाति चाहे नीची जाति की, सबको मैं पिछड़ा समझता हूँ। औरत को हिंदुस्तान या दुनिया में दबा कर रखा गया है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि जो ऊंची जाति की औरतें थी उनको स्पेशल कोई ट्रीट किया जाता था, उनके साथ भी सेम वही व्यवहार होता था जो हर औरत के साथ होता है। तो मतलब अभी भी बहुत सारा ये चलता है। इस देश की स्त्रियों का आदर्श सीता, सावित्री नहीं द्रौपदी होनी चाहिए, है ना? नारी को गठरी के समान नहीं बल्कि इतना शक्तिशाली होना चाहिए कि वक्त पर पुरुष को गठरी बनाकर अपने साथ ले चले। नारी सशक्तिकरण पर बल दिया है। लोकसभा या विधानसभा एक आईना है जिसमें जनता अपने चेहरे को देख सकती है। गांधी और मार्क्स के पास सीखने के लिए बहुमूल्य कोश है। भारत में असमानता सिर्फ आर्थिक नहीं है, यह सामाजिक भी है। मार्क्सवाद एशिया के खिलाफ यूरोप का अंतिम हथियार है। मानेंगे नहीं पर मरेंगे नहीं, ये इनके कथन है राम मनोहर लोहिया के, जो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। भारत में राज कौन करेगा, ये 3 चीजों से तय होता है, ऊंची जाति, धन और ज्ञान। तो ये बता रहे हैं कि यही लोग जो है वो भारत में राज्य करते हैं। अंग्रेजों की बंदूक की गोली और अंग्रेजी बोली ने हम पर राज किया है। त्याग हमेशा शांतिदायक और संतोषजनक होता है। राम मनोहर लोहिया के बारे में विद्वानों के विचार। जगजीवन राम के शब्दों में, हर हरिजन महात्मा गांधी को सुप्रीम कोर्ट मानते थे और लोहिया हम लोगों के एडवोकेट जनरल थे। ये कौन कह रहा है? जगजीवन दास, जगजीवन राम, ठीक है, इनका कथन है ये। अब गांधी के शब्दों में, जब तक लोहिया जेल में है तब तक मैं खामोश नहीं बैठ सकता, उनसे ज्यादा बहादुर और सरल आदमी मुझे मालूम नहीं।
तो मतलब वो जेल में थे, अभी हमने पीछे देखा था, है ना। अब मी जवाहरलाल नेहरू इनके बारे में क्या कह रहे हैं, लोहिया, मार्क्स, हिटलर, गांधी सभी का मिश्रण है। तो मतलब लोहिया, लोहिया को अकेले ही इन्होंने क्या कहा है, मार्क्स, हिटलर और गांधी सबका मिश्रण इनको अकेले को कहा है, ठीक है। आगे, राम मनोहर लोहिया की प्रसिद्ध पुस्तकों की हम बात करें तो व्हील ऑफ हिस्ट्री, मोस्ट इंपॉर्टेंट इनकी रचना है व्हील ऑफ हिस्ट्री, 1936 में। मार्क्स, गांधी एंड सिजलिज्म, 1936 में। द कास्ट सिस्टम, बहुत इंपॉर्टेंट है, 46 में। फ्रेगमेंट्स ऑफ अ वर्ल्ड माइंड, 1952। एस्पेक्ट्स ऑफ सोशलिस्ट पॉलिसी, 1954 में। इतिहास चक्र, 1954। हिंदी बनाम हिंद, हिंद बनाम हिंद, 55। कंचन मुक्ति, 56। समाजवादी चिंतन, 56। और नया समाज नया मन, 56 में ही है। विल टू पावर, ये भी 56 में। 56 में इनकी कितनी सारी रचनाएं हैं, 54 में भी है, मतलब देख लेना, याद करने के लिए इजी है थोड़ा। सिविल नाफरमानी सिद्धांत और अमल, 58। सच, कर्म, प्रतिकार और चरित्र निर्माण एक आह्वान, 1958। भारत विभाजन के अपराधी, 58। अंग्रेजी हिंदी दोनों में है ये। और खोज, वर्णमाला, विषमता, एकता, 1960। सिविल नाफरमानी की व्यापकता, 1960। मर्यादित, उन्मत्त, असीमित व्यक्तित्व, 1962। हिंदू और मुसलमान, 63। रामायण मेला, 63। सरकार मठी और कुजात, गांधीवादी, 63। पाकिस्तान में पलटनी शासन, 63 में। भारत, चीन और उत्तरी सीमाएं, 63। समाजवादी आंदोलन का इतिहास भी, 63। धर्म पर एक दृष्टि, 66। क्रांतिकरण, 66। और भारत में समाजवाद, 69। लोहिया अनेक सिद्धांतों, कार्यक्रमों और क्रांतियों के जनक हैं। वे सभी अन्यायों के विरुद्ध एक साथ जिहाद बोलने के पक्षपाती थे। उन्होंने एक साथ 7 क्रांतियों का आह्वान किया, एक साथ 7 क्रांतियां, बहुत बड़ी बात है। वे 7 क्रांतियां कौन कौन सी थी? पहली, नर नारी की समानता के लिए क्रांति। दूसरा, चमड़ी के रंग पर रची राजकीय, आर्थिक और दिमागी असमानता के खिलाफ क्रांति, है ना, गोरे काले में जो भेदभाव था उसके लिए। संस्कारगत जन्मजात जाति प्रथा के खिलाफ और पिछड़ों को विशेष अवसर के लिए क्रांति। परदेश गुलामी के खिलाफ और स्वतंत्रता तथा विश्व लोक राज के लिए क्रांति। निजी पूंजी की विषमताओं के खिलाफ और आर्थिक समानता के लिए तथा योजना द्वारा पैदावार बढ़ाने के लिए क्रांति। निजी जीवन में अन्यायी हस्तक्षेप के खिलाफ तथा लोकतंत्री पद्धति के लिए क्रांति। अस्त्र शस्त्र के खिलाफ और सत्याग्रह के लिए क्रांति। तो ये 7 क्रांतियां थी। अब इन 7 क्रांतियों के संबंध में लोहिया ने क्या कहा था, 7 क्रांतियां इनकी याद रखना है आपको, ठीक है। 7 क्रांतियों के संबंध में क्या कहना था इनका, ये क्रांतियां संसार में एक साथ चल रही हैं, अपने देश में भी उनको एक साथ चलाने की कोशिश करनी चाहिए। जितने लोगों को भी क्रांति पकड़ में आई हो उसके पीछे पड़ जाना चाहिए और बढ़ावा देना चाहिए, है ना। अगर पकड़ में आई हो, कुछ समझ में आया हो कि क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, तो उनको पीछे पड़ जाना चाहिए, बढ़ावा देना चाहिए। बढ़ाते बढ़ाते शायद ऐसा संयोग हो जाए कि आज का इंसान सब नाइंसाफियों के खिलाफ लड़ता, जूझता, ऐसे समाज और ऐसी दुनिया को बना पाए कि जिसमें आंतरिक शांति और बाहरी या भौतिक भरा पूरा समाज बन पाए। अब देखते हैं मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी दर्शन, गांधी दर्शन न केवल राजनीतिक, नैतिक और धार्मिक है, बल्कि यह पारंपरिक, आधुनिक तथा सरल एवं जटिल भी है। यह दर्शन कई पश्चिमी प्रभावों का प्रतीक है जिसको गांधी जी ने उजागर किया था। यह दर्शन प्राचीन भारतीय संस्कृति में निहित है तथा सार्वभौमिक, नैतिक और धार्मिक सिद्धांतों का पालन करता है। मोहनदास करमचंद गांधी जी ने संपूर्ण विश्व महात्मा गांधी के नाम से जानता है, ये आपको पता ही है। गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को काठियावाड़ के पोरबंदर जिले में हुआ था। गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 को नई दिल्ली के विड़ला भवन में गोडसे के द्वारा हुआ था, है ना। नाथूराम गोडसे ने इनको मार दिया था। पिता का नाम मोहनदास, सॉरी, पिता का नाम करमचंद गांधी और माता का नाम पुतलीबाई, यही है ना इनके पिता का नाम।
दादा का नाम उत्तम चंद गांधी, विवाह इनका 13 वर्ष की अवस्था में कस्तूरबा गांधी के साथ हुआ था, तो कस्तूरबा इनकी पत्नी थी। आरंभिक जीवन 12 वर्ष की अवस्था में राजकोट में एल्फर्ड हाई स्कूल में प्रवेश किया था इन्होंने, और दक्षिण भारत के लिए इन्होंने प्रस्थान किया 1887 ईस्वी में। हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद श्यामल दास कॉलेज में प्रवेश लिया। 4 दिसंबर 1888 ईस्वी में हवाई जहाज की यात्रा करिए लंदन चले गए। सही है, ओके। 11 जून 1891 ईस्वी में वकालत की परीक्षा उत्तीर्ण की। 12 जून 1891 ईस्वी में राजकोट के लिए प्रस्थान किया। हाँ, उसके बाद अप्रैल 1893 में दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी के बुलावे पर दक्षिण अफ्रीका प्रस्थान कर गए। दक्षिण अफ्रीका में 1914 ईस्वी तक भारतीयों के साथ संघर्षरत रहे। दक्षिण अफ्रीका से वापसी इनकी कब हुई? 1915 ईस्वी में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौट आए। दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद कानूनों के विरुद्ध किए गए उनके उनकी सत्याग्रह के कारण भारत में उनका नाम फैल गया था। गोपाल कृष्ण गोखले को गांधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु बनाया था। देश की आंदोलन की बागडोर 1920-21 के लगभग संपूर्ण देश का नेतृत्व गांधी जी के हाथों में आ गया था। अब है गांधी जी के जीवन पर पुस्तकों का प्रभाव। श्रवण कुमार की पितृभक्ति, मतलब इन्होंने जो जो पुस्तकें पढ़ी और जिन पुस्तकों से ये प्रभावित हुए वो कौन कौन सी थी? श्रवण कुमार की पितृभक्ति, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र नाटक देखकर सत्यावलंबी बने। उनका विश्वास था कि सत्य ही परमेश्वर है। उन्होंने सत्य की आराधना को भक्ति माना और अपनी आत्मकथा का नाम सत्य के प्रयोग रखा। इनकी आत्मकथा कौन सी है, किस नाम से है? सत्य के प्रयोग। ध्यान रखेंगे इसको, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, ठीक है। बुद्ध चरित का भी उन पर प्रभाव पड़ा। लाइट ऑफ एशिया है ना, लाइट ऑफ एशिया का अनुवाद है ये बुद्ध चरित, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है ये लाइट ऑफ एशिया, ध्यान रखना इसको, ठीक है। यहाँ पे लिख देती हूँ। अरे, लाइट ऑफ एशिया का अनुवाद है ये, ठीक है। मुंडकोपनिषद से लिया गया राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते बापू बापू के प्रेरणा स्रोत है। काका कालेलकर की दृष्टि में बापू सर्वधर्म स्वभाव के प्रणेता थे। वासुदेव कुटुंबकम, उदात्त सिद्धांत और वेदोक्त सर्व खलविंदम ब्रह्मा उनके जीवन का मूल मंत्र था। उन पर सबसे अधिक प्रभाव श्रीमद् भगवत गीता का पड़ा था। गांधी जी गीता को आध्यात्मिक संदर्भों की पुस्तक कहते हैं। गांधी दर्शन, गांधीवाद भारतीय राजनीतिक व्यवस्था पर असर डालने वाली सबसे महत्वपूर्ण विचारधारा है। महात्मा गांधी, विनोबा भावे तथा जयप्रकाश नारायण आदि के विचार इसमें शामिल हैं। गांधी जी ने हिंद स्वराज में अपने विचारों को व्यवस्थित रूप में अभिव्यक्त किया है। बाकी स्थानों पर उनका लेखन कुछ बिखरा हुआ दिखाई देता है। इनके विचारों पर ईसा मसीह, जैन धर्म, जॉन रस्किन का प्रभाव दिखाई देता है, ठीक है। गांधी दर्शन के स्रोत, गांधी दर्शन के दो स्रोत हैं, कौन कौन से? पूर्वी स्रोत और पश्चिमी। पूर्वी में क्या है? माता से व्यक्तिगत जीवन की पवित्रता और पिता की सादगी और सदाचार। जैन और बौद्ध धर्मों का प्रभाव। गीता उपनिषद के साथ भारत के साधु संतों के उपदेशों का प्रभाव। उन पर जैन साधक रामचंद्र जी के संपर्क का भी प्रभाव पड़ा। पश्चिमी स्रोत देखते हैं, बाइबल के प्रवचन, टॉल्स्टॉय, रस्किन एवं थोरो की रचनाएं और कार्यालय की वीर पूजा आदि। तो जिन जिन का इन पर प्रभाव था, पाश्चात्य और यहाँ पर भारतीय, तो ये बताया गया है। यहाँ पर गांधी जी ने किससे क्या ग्रहण किया वो बता रहे हैं, है ना। कला, अर्थ, कला, धर्म, अर्थशास्त्र, पुरुष स्त्री संबंध, ये इन्होंने टॉल्स्टॉय से ग्रहण किया। कला, धर्म, अर्थशास्त्र और स्त्री पुरुष संबंध इन्होंने कहां से लिया? टॉल्स्टॉय से, ठीक है। टॉल्स्टॉय। शत्रु की प्रगति सद्भावना, लाओत्सो से ग्रहण किया। जैसा व्यवहार मनुष्य स्वयं के प्रति चाहता है वह दूसरों से भी वैसा व्यवहार करे, कन्फ्यूशियस से ग्रहण किया। सविनय अवज्ञा करबंदी, थोरो से ग्रहण किया। शारीरिक श्रम का आदर, रस्किन की रचनाओं से ग्रहण किया।
त्याग परोपकार, अहिंसा, निष्काम कर्म श्रीमद् भगवद गीता से लिया, और संपत्ति का स्वामित्व ईशोपनिषद से ग्रहण किया। पारस्परिक संबंधों का आदर रामायण से ग्रहण किया। गांधीवादी दर्शन की मूल बातें। गांधीवादी दर्शन का मूल आधार मूल आधार धर्म यानी कि सत्य और अहिंसा है। धर्म से गांधी का अभिप्राय विश्व में व्यवस्थित नैतिक अनुशासन से है। उन्होंने धर्म के लिए सत्य, अहिंसा और प्रेम को अति आवश्यक माना। गांधी जी की दृष्टि में राजनीति एवं धर्म में कोई पार्थक्य नहीं है। उनकी मान्यता थी कि धर्म से अलग राजनीति मृत्युजाल है, क्योंकि वह आत्मा का हनन करती है। गांधी जी विश्व बंधुत्ववादी दृष्टिकोण को आवश्यक मानते थे। वे स्वराज्य के पक्षधर थे। उनकी दृष्टि में स्वराज्य विश्व शांति की द्योतक है। स्वराज्य के विश्व शांति का द्योतक है। स्वराज्य के बिना शांति एवं शांति के बिना स्वराज्य अधूरा है। ईश्वर की सत्ता अनिर्वचनीय है। वह सर्वत्र व्याप्त और अनुभूत गम्य है। ईश्वर शांति का दूत है। पुखराज जैन के शब्दों में गांधी दर्शन में सत्याग्रह का विशेष महत्व है। उनकी दृष्टि में अपने विरोधियों को दुखी बनाने के बजाय स्वयं को दुख में डालकर सत्य के लिए जब तक आग्रह करना जब तक तब तक सत्य के लिए आग्रह करना जब तक सत्य की विजय नहीं हो जाए, ये सत्याग्रह है। ठीक है, तो इन्होंने जो सत्याग्रह के आंदोलन की बात की है, उसके लिए पुखराज जैन क्या कह रहे हैं कि गांधी दर्शन में सत्याग्रह का विशेष महत्व है। उनकी दृष्टि में अपने विरोधियों को दुखी बनाने के बजाय स्वयं को दुख में डालकर सत्य के लिए तब तक आग्रह करना जब तक सत्य की विजय नहीं हो जाए, ये है सत्याग्रह। सत्य और अहिंसा का नैतिक आधार सर्वोदय है। सर्वोदय के इस भावना के पीछे जॉन रस्किन की पुस्तक अनटू द लास्ट का प्रभाव है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पुस्तक का नाम अनटू द लास्ट, ठीक है, जॉन रस्किन की पुस्तक है और बता रहे हैं सत्य और अहिंसा का नैतिक आधार सर्वोदय है। सर्वोदय, ध्यान रखेंगे इसको, ठीक है, ये पूरा इंपॉर्टेंट है। अब मैं स्कूल जा रहा हूँ। ओके, टाइम क्या हो गया? टाइम भी होने वाला है ना, अभी हम एंड कर देंगे क्लास 8 बजे। ओके, तो आगे चलते हैं। गांधी जी के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक विचार। राजनीतिक विचार: सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व की भावना होना आवश्यक है। हम तक स्कूल में पढ़ते हो क्या? प्रतिनिधित्व बहुमत में शासन होना चाहिए। विचारों की स्वतंत्रता का अधिकार होना चाहिए। ग्राम स्वराज्य होना चाहिए। अन्याय के विरुद्ध राज्य की निरंकुश सत्ता का प्रतिकार होना चाहिए। अब है सामाजिक विचार: अस्पृश्यता का अंत होना चाहिए। उन्होंने बाल विवाह, पर्दा प्रथा, जाति भेदभाव का विरोध किया। ये अभी गांधीवादी विचारधारा की बात चल रही। पहले हम लोहिया के बारे में भी सेम सेम चीजें पढ़ रहे थे, है ना। बाल विवाह, पर्दा प्रथा नहीं थी उसमें, तो औरतों को जो मुंह ढक करके रहना पड़ता था, पर्दे में रहना पड़ता था, तो इस चीज का भी इन्होंने विरोध किया। और बाल विवाह का, धर्मनिरपेक्षता पर बल दिया, स्त्री पुरुषों की समानता पर बल दिया। वे बुनियादी व स्वावलंबी शिक्षा के पक्षधर थे। धार्मिक सहिष्णुता होनी चाहिए। शोषण विहीन समाज की स्थापना पर बल दिया। आर्थिक विचार देखते हैं। उन्होंने औद्योगिकरण का विरोध किया, कुटीर उद्योग धंधों का समर्थन किया, अपरिग्रह का सिद्धांत होना चाहिए ऐसा कह रहे हैं। वर्ग सहयोग की धारणा। मार्क्सवाद और गांधीवादी दर्शन की जो समानताएं हैं वो क्या क्या है? सामाजिक अन्याय का विरोध दोनों दर्शन करते हैं, ध्यान देंगे। समानताएं यहाँ पर देख रहे हैं क्या क्या है। पीड़ितों, शोषितों एवं दलितों के प्रति दोनों ही दर्शनों में संवेदना है। सहानुभूति एवं उद्धार के उपाय हैं। दोनों दर्शन में भावनावादी दर्शन है। दोनों दर्शन श्रम की महत्ता के पक्षधर हैं, जो हमने पीछे पढ़ा भी था। दोनों दर्शन अंतरराष्ट्रीय शांति के पक्षधर हैं। दोनों के चिंतन का अंतिम लक्ष्य राज्य विहीन एवं वर्ग विहीन समाज की स्थापना है। ठीक है, तो ये रही इनकी समानताएं। अब असमानताएं देख लेते हैं। मार्क्सवाद और गांधीवाद में असमानताएं क्या क्या है? गांधीवादी साम्यवादी है, तो मार्क्सवाद भौतिकवादी है। गांधीवादी चिंतन का मूल आधार अहिंसा है, जबकि मार्क्सवादी अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हिंसा के पक्षधर है। गांधीवादी के मूल में धर्म है, जबकि मार्क्सवाद नास्तिक है।
मार्क्सवादी धर्म को ढोंग एक अफीम मानते हैं। मार्क्सवादी धर्म को एक ढोंग मानते हैं, अफीम मानते हैं। ठीक है, तो ये असमानताएं ध्यान रखेंगे आप, इसमें क्या है। क्या अपरिग्रह कहाँ पर है? अपरिग्रह कहाँ पर लिखा है? गांधीवादी सर्वोदय की स्थापना धर्म के आधार पर करता है, जबकि मार्क्सवादी सर्वोदय की स्थापना अर्थ केंद्रित है। गांधीवाद गांधीवाद की लोकतंत्र में आस्था है, जबकि मार्क्सवाद का लोकतंत्र में आस्था नहीं है। अब देखते हैं गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह की प्रवृत्तियां। असहयोग, सन 1919-20 में भारत में ब्रिटिश शासन का विरोध करने के लिए असहयोग आंदोलन के मार्ग को अपनाया, जिसमें उन्होंने हड़ताल धारणा का बहिष्कार किया। सविनय अवज्ञा यह सत्याग्रह का सबसे उच्चतर सोपान था। सन 1913 ईस्वी में नमक आंदोलन के रूप गांधी ने इसी शास्त्र का प्रयोग किया। हिजरत या प्रवचन, आत्मसम्मान हेतु स्थायी निवास को स्वेच्छा से परित्याग करना। सन 1918 में बारदोली और 39 में विट्ठलगढ़ और लिम्बडी की जनता को गांधी जी के द्वारा हिजरत का सुझाव दिया गया था। उपवास या फिर अनशन, उपवास सत्याग्रह का उच्चतम सोपान है। गांधी जी ने इसे अग्निबाण कहा है। हड़ताल सत्याग्रह का एक अन्य रूप हड़ताल है। हड़ताल के विषय में, मतलब हड़ताल ये हेडिंग है। सत्याग्रह का एक अन्य रूप है हड़ताल। हड़ताल के विषय में गांधी का विचार समाजवादी और साम्यवादियों से भिन्न था। गांधी के अनुसार हड़ताल करने वाले व्यक्तियों की मांगे नितांत स्पष्ट और उचित होनी चाहिए। गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह के गुण: ईश्वर पर अटूट अटूट विश्वास और अंतरात्मा की शुद्धता, पूर्ण ब्रह्मचारी होना चाहिए, धन यश पद सम्मान आदि से दूर रहे। तो ये सत्याग्रही जो व्यक्ति है उसके गुणों की बात कर रहे हैं कि ईश्वर में अटूट आस्था होनी चाहिए उस व्यक्ति की, और अंतरात्मा उसकी शुद्ध होनी चाहिए, पूर्ण ब्रह्मचारी होना चाहिए, और मतलब मोह माया से दूर होना चाहिए। कुल मिला के बात ये है। सत्याग्रही को आज्ञा पालक होना चाहिए। सत्याग्रही में अपरिग्रह की भावना होनी चाहिए। सत्याग्रही को धैर्यवान, चरित्रवान और नित निर्य निर्त्यसनी होना चाहिए। क्या है ये? एक तो अभी आंखें। गांधी जी ने सत्याग्रही के लिए व्रतों का पालन आवश्यक बताया है। ये निम्नलिखित है। क्या क्या है? सत्य, अहिंसा, अस्तेय यानी कि चोरी नहीं करना, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शारीरिक श्रम, अस्वाद, निर्भयता, सभी धर्मों के प्रति समान दृष्टि, स्वदेशी का समर्थक तथा अस्पृश्यता निवारण की भावना होना। गांधी जी की प्रमुख रचनाएं और संपादित पत्र, इनकी रचनाएं जो जो इम्पोर्टेंट है। सत्य के साथ मेरे प्रयोग बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार ये पूछा भी गया है। शांति और युद्ध में अहिंसा, नैतिक धर्म, सत्याग्रह, सत्याग्रह को भी देख लेना। सत्य ही ईश्वर है, सर्वोदय इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना, सांप्रदायिक एकता और अस्पृश्यता निवारण। ठीक है, निर्दर्शनी, ओके, हाँ वो मिसप्रिंट भी था, और ओके नो प्रॉब्लम। संपादित पत्र, इंडियन ओपिनियन साप्ताहिक, दक्षिण अफ्रीका से, और यंग इंडिया ये भारत से निकलता था, और हरिजन ये भी भारत का ही पत्र, और हरिजन बंधु ये भी भारत का ही, नवजीवन भी भारत का ही। ठीक है, गांधी जी के प्रमुख कथन देखते हैं। राष्ट्रभाषा हिंदी के बिना राष्ट्र गूंगा है, इंपॉर्टेंट कथन है। मेरे लिए हिंदी का प्रश्न स्वराज्य का प्रश्न है। मेरा यह मत है कि हिंदी ही हिंदुस्तान की राष्ट्रभाषा हो सकती है और होनी भी चाहिए। जहां डरपोक और हिंसा में से किसी एक को चुनना हो तो मैं हिंसा के पक्ष में अपनी राय दूंगा। यदि मशीनों का लोप हो जाए तो मैं दुख नहीं मनाऊंगा, ना इसे कोई घोर संकट की बात कहूंगा, लेकिन मशीनों का नाश मेरा ध्येय नहीं है। नहीं है। सत्य भी सत्याग्रही हो ही नहीं सकता। सत्य सामूहिक विनाश के किसी भी हथियार से अधिक शक्तिशाली है। धर्म विहीन राजनीति मृत्यु जाल है। मनुष्य की महिमा समरस होने में है। अहिंसा अपनी क्रियात्मक रूप में सभी जीवधारियों के प्रति सद्भावना का नाम है। यह तो विशुद्ध प्रेम है। पूर्ण अहिंसा
और सभी प्राणियों के प्रति दुर्भावना के अभाव का नाम है यंग इंडिया पत्र 1923 ईस्वी। अगर आप इसको अभी पीडीएफ एक बार और पढ़ लेना, अगर आप इसको एक बार और पढ़ लेंगे, समझ समझ के पढ़ना आराम से, तो आपको याद हो जाएंगी ये चीजें, ठीक है। मतलब ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना इसके लिए, क्योंकि एक जैसी तो विचारधाराएं सबकी मिलती जुलती हैं, है ना। थोड़ा थोड़ा फर्क है, वो एक बार ध्यान से पढ़ेंगे तो फिर आपको समझ में आ जाएगा। ओके। 1936 ईस्वी में सर्व सेवा संघ के सदस्यों से गांधी जी ने कहा, गांधीवाद नाम की कोई वस्तु नहीं है और मैं अपने पीछे कोई संप्रदाय नहीं छोड़ना चाहता। गांधी जी और गांधी जी के बारे में विद्वानों के मत देखते हैं क्या है। पीएस रमैया के शब्दों में, गांधीवाद नीतियों, सिद्धांतों, आदेश और निषेधों आदि का सिद्धांत ही नहीं वरन जीवन का एक रास्ता है। इसके द्वारा जीवन की समस्याओं के प्रति एक नवीन दृष्टिकोण का प्रतिपादन या पुरातन दृष्टिकोण की पुनर्व्याख्या करते हुए आधुनिक समस्याओं के लिए पुरातन हल प्रस्तुत किए गए हैं। केजी मशवाला के शब्दों में, साम्यवाद में से हिंसा निकाल दिया जाए तो गांधीवाद शेष बच जाएगा। जयपाल सात्र के शब्दों में, सात्र, यदि विश्व में रक्त की एक बूंद बहाए बिना कुछ होने का सपना किसी दर्शन में है तो वो है गांधीवादी दर्शन, क्योंकि सत्य और अहिंसा है ना, सत्य और अहिंसा के पुजारी थे तो हिंसा नहीं करते थे, इसलिए सार्त्र ये कहते हैं इनके बारे में। कितना और बच गया है एक बार देखो। काफी है ना, थोड़ा सा है, शाम की क्लास में कर लेंगे इसको कंप्लीट और फिर करेंगे थर्ड यूनिट स्टार्ट, ठीक है। अभी बंद कर देती हूँ। तो किसी ने कुछ पूछना है, कोई सवाल, अभी कुछ समझ नहीं आया हो तो। ओके ओके। चलो, नहीं तो शाम की क्लास में मिलते हैं। नाइस क्लास, थैंक यू वेरी मच। शाम की क्लास में मिलते हैं अब, और जो बच गया है उसको कंप्लीट करेंगे, फिर यूनिट थर्ड अब स्टार्ट करेंगे हम, है ना। या तो शाम को स्टार्ट कर लेंगे या फिर कल सुबह। ओके। कल है संडे और कल सुबह क्लास लेनी पड़ेगी, कल देखते हैं। सुपर क्लास, ओके, थैंक यू वेरी मच। चले फिर चलते हैं, हम मिलते हैं शाम को, देखते हैं फिर आगे क्या करना है। और कल कल एग्जाम नहीं है अंशिका, परसों एग्जाम है। कि मोस्ट वेलकम। परसों एग्जाम है, मंडे को एग्जाम है, मंडे को बिल्कुल छुट्टी होगी आपकी, सुबह भी नहीं होगी क्लास, शाम को भी नहीं होगी, है ना। तो कल क्लास कर लेंगे, कल सुबह, अदरवाइज आपका भी बहुत ज्यादा गैप हो जाएगा क्योंकि एग्जाम है और सिलेबस भी कवर करना है। यूनिट वन को फिर बाद में देख लेंगे, है ना। शाम को, कल सुबह ही ले लेंगे ना, कल शाम को नहीं ले पाऊंगे, कल संडे है। हम्म। तो मिलेंगे फिर ट्यूसडे, उसके बाद, मतलब कल के बाद ट्यूसडे मिलेंगे, है ना। तो आपको मैं काम देके जाऊंगी तो वो कर लेना। अच्छा, मैंने अभी उपन्यास और उसकी पीडीएफ अपलोड नहीं की है, किसी को कोई दिक्कत? क्योंकि 4-5 कोर्सेज में वो अपलोड करना पड़ता है, थोड़ा ज्यादा काम हो जाता है, इस वजह से अभी तक मैंने किया नहीं है। अगर एग्जाम की बात करूँ तो चलेगा, किसी को कोई दिक्कत है? ट्यूसडे को अगर मैं करती हूँ तो ठीक है, अगर जल्दी चाहिए तो बता दो, बाद में कर देना। ओके। हाँ, ट्यूसडे कर दूंगी फिर, ठीक है। हम्म। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू ऑल, मिलते हैं